मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल, तीन काल है वो पढ़ लिए है। आगे का जो काल है वो आधुनिक काल है, उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैंने जो रीति काल है उस रीति काल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, उन क्वेश्चन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज जो क्वेश्चन है उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिए, आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर व्हाट्सएप से लेना चाहे तो मेरे हिंदी साहित्य की 21 नंबर क्लास में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप जाकर उस व्हाट्सएप के जरिए भी आप उसको ले सकते हो। मेरे को हाई लिख के भेज दीजिए, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इसके अलावा ये जो हमारे तीन काल हो गए, अब जो हमारा आधुनिक काल बचा, उस आधुनिक काल के बाद में आपको मैं जो हिंदी साहित्य इसके नोट्स भी टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा, आप इसको भी ले लीजिए। अच्छे क्वालिटी के नोट्स है और इसका कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है, तो आप इसको जरूर ले लीजिए। हाँ, तो रीति काल है, उस रीति काल को श्रृंगाल काल किसने कहा था? पहला क्वेश्चन है, रीति काल को रीति श्रृंगाल काल किसने कहा था? तो अगर आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े हुए हो और आप कंटिन्यू क्लास ले रहे हो तो आपको अच्छे से पता है कि भाई रीति काल को रीति श्रृंगाल काल किसने कहा था। एम में है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ब है भागीरथ मिश्र, श है रामशंकर शुक्ल और द है रामकुमार वर्मा। तो जो हमारा जो रीति श्रृंगाल काल है वो हमारे ब वाला ऑप्शन है भागीरथ मिश्र, यानी भागीरथ मिश्र है उसने कहा था रीति श्रृंगाल काल। दूसरी बात, जो विश्वनाथ प्रसाद है उस विश्वनाथ प्रसाद ने इसको कहा था श्रृंगाल काल, श्रृंगाल काल। इसके अलावा हमारे रामशंकर शुक्ल है, वो जो ये रामशंकर शुक्ल, ये रमाशंकर शुक्ल है, रमाशंकर शुक्ल, तो इसने इसको कलाकाल कहा था, कला काल। और जो रामकुमार वर्मा है उस रामकुमार वर्मा ने उन्हें भी इसको क्या कहा था? कलाकाल कहा था। ठीक है, तो दोनों ने एक ही नाम दिया था, तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से प्रवर्तक की दृष्टि से असुमेलित है, यानी जो इनका जो नामकरण है वो किस किस ने दिया था। तो देखिए ये असुमेलित है वो देखना है, तो मैंने संप्रदायों के बारे में आपको अच्छे से समझाया है। पहले आप देखो, जब भी एग्जाम देने जाओ तो यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, यहाँ पर जैसे नहीं है या है, सुमेलित है या असुमेलित है, जो भी है वो अच्छे से यहाँ गौर करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसको मतलब है कि आधा क्वेश्चन वही हल हो गया, आधा क्वेश्चन यानी 50% क्वेश्चन वही हल हो जाता है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते ही। में देर का रस संप्रदाय, तो रस संप्रदाय का आचार्य भरतमुनि था, बिल्कुल सही है। ब में है अलंकार संप्रदाय, तो अलंकार संप्रदाय का आचार्य भामह, ये भी बिल्कुल सही है। स में है रीति संप्रदाय, आचार्य वामन, आचार्य वामन, ये भी बिल्कुल सही है। और द में ध्वनि संप्रदाय, तो ध्वनि संप्रदाय के आचार्य कुंतन नहीं है, ध्वनि संप्रदाय के कौन थे? आनंद वर्धन थे, आनंद वर्धन, आचार्य आनंद वर्धन थे। ठीक है, आचार्य कुंतन है वो वक्रोक्ति संप्रदाय के थे, वक्रोक्ति संप्रदाय के थे। तो ये हमारा असुमेलित है, द वाला है वो क्या है? असुमेलित है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? द हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है, निम्न में से रीतिबद्ध कवि है, रीतिबद्ध कवि है, तो जो रीतिबद्ध कवि है उनके बारे में मैंने आपको एक सूत्र बताया था। क्या बताया था? रीतिबद्ध कवियों का सूत्र बताया था, केशव, केशव पद्मा को भीख मणि दे मतीराम रस तो भूषेना, रस तो भूषेना, इस प्रकार का एक सूत्र बताया था। अब देखिए, निम्न में से रीतिबद्ध कवि, अब यहां पर देखो एक नाम आया रस निधि,
ए में है रसनिधि, ब में मतीराम, स में आलम, द में नृपशंभु। यानी इसमें जो नाम आएगा इस सूत्र में वही होगा। तो देखिए केशव, तो केशव इसके अंदर नहीं आया, ठीक है। अब यहां पर देखो नृपशंभु, तो नृपशंभु है ना, वो नृपशंभु भी हमारे इसमें देखते चलो कि नृपशंभु है वो इस सूत्र में नहीं है, नृपशंभु इस सूत्र में नहीं है। आलम, आलम इस सूत्र में नहीं है। रस निधि, अब देखो यहाँ रस निधि और जो ये मतीराम है यहाँ कंफ्यूजन होना है। यानी ये देखो केशव पद्मा को भीख मणि दे मतीराम, तो यहाँ पर मतीराम नाम आया है, तो मतीराम इसका आंसर है, मतीराम इसका आंसर है। पर अब देखो केशव पद्मा को भीख मणि दे मतीराम रस, यहाँ पर रस का मतलब एक तो रस निधि है और एक रस लीन है। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन पैदा करता है कि आपको इसमें जो रस है उसका रस लीन लेना है, रस लीन, ठीक है। क्या नाम लेना है? रस लीन, और रस निधि नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको याद रखना होगा, रस का मतलब होगा रस लीन। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा इस सूत्र के हिसाब से? मतीराम होगा। रीतिबद्ध कवि कौन है? मतीराम है। रस निधि, आलम, नृपशंभु है वो नहीं है, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, रीतिकाल की सर्वप्रथम रचना हित तरंगिणी का सही प्रकाशन वर्ष है। मैंने आपको जब पढ़ाया उस टाइम बताया था। ए में 1441 ईस्वी, ब है 1541 ईस्वी, स 1641 ईस्वी, द है 1741 ईस्वी। तो इसकी जो रचना है वो 1541 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1541 ईस्वी। तो हमारा आंसर इसका ब वाला है, ब वाला आंसर है। 1541 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। जो रीतिकाल की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है हित तरंगिणी, जिसके वो लेखक कृपाराम है, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशव की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा है? मोस्ट रचना कई बार पूछी गई है। यानी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशव की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा है? ऑप्शन आगे देखना। ए में कवि प्रिया, ब में रसिक प्रिया, स में रामचंद्रिका, द में विज्ञान गीता। तो मैंने आपको बताया है कि छंदों का अजायब घर है वो रामचंद्रिका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रामचंद्रिका को। 5 नंबर है, सतसई परंपरा की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। सतसई परंपरा की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। ए में दुर्गा सप्तशती, ब में गहा सप्तशती, स में बिहारी सतसई, द में वृंद सतसई। तो सतसई परंपरा की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है गाहा सप्तशती, गाहा सप्तशती। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, छत्रसाल दशक के रचनाकार है। छत्रसाल दशक के रचनाकार है। ए है भूषण, ब लाल कवि, स मुरलीधर, द है घनानंद। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार हमारे कौन है? भूषण है, भूषण है। तो हमारा 6 नंबर में हो जाएगा ए। आगे है हमारा 7 नंबर, देव, एक मिनट, देव कवि की अंग भेद संबंधी रचना है। देव कवि की अंग भेद संबंधी रचना है। मैंने आपको देव की जब रचना बताई थी तो उस समय बताया था। ए में है देव शतक, ब में देव चरित्र, स में सुख सागर तरंग, द में प्रेम तरंग। तो देव कवि की अंग भेद रचना है वो है सुख सागर, सुख सागर। तो स वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। आगे हमारा क्वेश्चन है 8, देव कवि ने किस रचना में प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद किया है? यानी देव की एक रचना है जिसमें क्या है, उसने जो प्रबोध चंद्रोदय एक नाटक है उस नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद किया है, वो कौन सा है? तो ए में हमारा है सुख सागर तरंग, आगे ऑप्शन है, ब है प्रेम तरंग, स है देव माया प्रपंच, और द है देव शतक। तो हमारा इसका जो प्रबोध चंद्रोदय नाटक का जो अनुवाद है वो है देव माया प्रपंच, देव माया प्रपंच। 9 नंबर देखिए, रीतिकाल का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? रीतिकाल का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो ए में है भूषण, ब में घनानंद, स में देव, द में केशवदास।
तो मैं जब आपने जो रीतिकाल पढ़ा है तो उसमें बताया था कि जो राष्ट्र कवि है रीतिकाल का वो है भूषण। रीतिकाल का राष्ट्र कवि कौन है? भूषण। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कविकुल कंठावरण के रचनाकार है। कविकुल कंठावरण के रचनाकार है। अ में गोप कवि, ब में गवाल कवि, स में दुल्ह कवि, द में तोष कवि। तो जो कविकुल कंठावरण है उसके रचनाकार है दुल्ह कवि। दुल्ह कवि। एक कविकुल कल्पत्रु। कवि कुल कल्पत्रु इस प्रकार की, कविकुल कल्पत्रु एक इस प्रकार की रचना है। तो इस जो कविकुल कंठावरण और कविकुल कल्पत्रु है उसमें दोनों को आप में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कविकुल कल्पत्रु है वो चिंतामणि की है। चिंतामणि, ठीक है। तो ये अलग अलग याद रखना, एक कविकुल कंठाभरण है वो दुल्ह कवि की है, कविकुल कल्पत्रु है वो चिंतामणि की है। आगे देखो, बिहारी सतसई का रचना काल है। बिहारी सतसई का रचना काल है। अ में 1642 ईस्वी, ब में 1662 ईस्वी, स में 1672 ईस्वी और द में 1692 ईस्वी। मैंने आपको बताया था कि जो बिहारी है उस बिहारी का जो रचना काल है वो 1595 ईस्वी से लेके 1663 ईस्वी तक का था। यानी 1595 ईस्वी में इनकी जन्म हुआ था और 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जब आपको पढ़ा है उसमें बताया। और इससे एक साल पहले इन्होंने बिहारी सतसई की रचना की तो 1662 होता है। 1662 होता है। 1595 ईस्वी जन्म हो गया और 1663 ईस्वी इनकी मृत्यु हो गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1662 है, वो ब में दे रखा है, तो ब वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों को कहा जाता है। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों को कहा जाता है। तो लक्षण ग्रंथ जो लिखते उनको अ में रीति सिद्ध कवि, ब रीतिबद्ध कवि, स रीति मुक्त कवि, द इनमें से कोई नहीं। तो जो लक्षण ग्रंथ लिखते हैं उनको रीतिबद्ध कहा जाता है। रीतिबद्ध कहा जाता है। और जो अपने आप ही उसके अंदर जो रचना के अंदर आकर्षित हो जाती है वो रीति सिद्ध कहलाते। जो अलग से जो ग्रंथ लिखते हैं उनको रीतिबद्ध कहा जाता है, जो लक्षण ग्रंथों की अलग से लिखा है। तो हमारा ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, 13 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के परिवर्तन का श्रेय दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के परिवर्तन का श्रेय दिया है। अ में केशव को, ब में चिंतामणि को, स भूषण को, द देव को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल के परिवर्तन का श्रेय दिया है। केशव रीतिकाल के जो कवि है ना वो तो प्रतिनिधि कवि वो केशव है, ठीक है भाई। रीतिकाल की जो धारा प्रवाहित की थी तो उसके कवि केशव है, पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उसने चिंतामणि त्रिपाठी को माना है, ठीक है। वैसे रीतिकाल के परिवर्तन का श्रेय केशव को दिया जाता है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से चिंतामणि को है। तो आपको अलग अलग याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना। देखो ऑप्शन दोनों आए, तो दोनों ऑप्शन आए तो आपको ऐसा नहीं है कि आप जल्दीबाजी में कर दो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनके हिसाब से चिंतामणि त्रिपाठी होता है और रीतिकाल के परिवर्तन का श्रेय वो केशवदास को दिया जाता है। रीतिकाल के वो अविरल परंपरा का है श्रेय वो ही चिंतामणि त्रिपाठी को ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग है, याद रखना है। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति रीतिकाल की नहीं है? देखिए यहां पर नहीं को ध्यान में रखना है, नहीं है वो देखना है। रीति निरूपण था, चमत्कार प्रदर्शन था, आश्रयदाताओं की प्रशंसा था। यानी ये रीतिकाल की विशेषता मैंने आपको बताई थी, उस समय ये पॉइंट बताए थे आपको। सदाचरण प्रबल ये नहीं था, सदाचरण प्रबल ये रीतिकाल में नहीं था। तो हमारा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि हमारे को जो नहीं है वो ही पूछा, तो द वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे देख, भूषण बिनु ने विराजे ही कविता वनिता मीत पंक्ति किस कवि की है? यानी ये पंक्ति मैंने आपको बताई है। अ में केशव की, ब में बिहारी की, स भूषण की, द मतीराम की। तो ये भूषण बिनु ने विराजे ही कविता वनिता मीत ये केशव की है, क्योंकि केशव है वो अलंकारवादी आचार्य है, अलंकारवादी आचार्य है।
तो अलंकारवादी आचार्य भूषण का मतलब अलंकार होता है। मैंने आपको बताया था भूषण, आभरण, ललित ऐसे नाम आ जाए तो उसकी विषय वस्तु अलंकार होती है। तो केशव मानते थे कि कविता है उसके अंदर अलंकारों का होना जरूरी है। तो हमारा इस लाइन के जो रचनाकार है वो है केशव दास। आगे क्वेश्चन आया बिहारी का जीवन काल क्या है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था 1595 से 1663 ईस्वी। ठीक है, तो ये किसमें 1595 16 में ही है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। बाकी ब से द ये जरूरी नहीं है क्योंकि हमारे को सीधा याद है 1595 से 1663 ईस्वी उनका जन्म था। आगे देखो 17 नंबर, हिम्मत बहादुर विरुदावली के रचयिता है। हिम्मत बहादुर विरुदावली के रचयिता है। ऑप्शन आगे देखो, में सेनापति, ब में घनानंद, स में पद्माकर, द में वेनी परवीन। तो जो हिम्मत बहादुर विरुदावली है उसके रचनाकार है वो पद्माकर है। और पद्माकर का मैंने आपको एक सूत्र भी बताया था, हिम्मत प्रताप राम कली, हिम्मत प्रताप राम कली, एक पद्मा प्रबोध जगत गंगा, यानी हिम्मत प्रताप रामकली पद्मा प्रबोध जगत गंगा, इस प्रकार का मैंने आपको सूत्र बताया था। तो देखिए जो हिम्मत बहादुर विरुदावली है, हिम्मत नाम आ रहा है, यहां से पकड़ लीजिए, ये पद्माकर की रचना है। ठीक है, ये आपने जो क्लास अगर लिए तो मैंने सारों का अच्छे से बताया, अगर आपने वो क्लास लिए तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो पद्माकर की रचना, ये सारी पद्माकर की रचना है। आगे 18 नंबर है, ललित ललाम की रचयिता का नाम है। ललित ललाम के रचयिता का नाम है। तो मैंने आपको बताया ए में भूषण, ब में देव, स में मतीराम, द में जसवंत सिंह। तो ललित ललाम है उसके रचनाकार है मतीराम। कौन है? मतीराम। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, केशव ने रसिक प्रिया की रचना कब की? केशव ने रसिक प्रिया की रचना कब की? तो मैंने आपको एक केशव का एक सूत्र बताया था, रसिक कवि राम वीर रतन विज्ञान जहांगीर। जहांगीर, ये इस प्रकार का रसिक कवि राम वीर रतन विज्ञान जहांगीर, ये सारी रचनाओं का मैंने अच्छे से आपको जो पढ़ाया तो बताया था अलग अलग का। तो देखो रसिक कवि का मतलब हो गया रसिक प्रिया और कवि का मतलब हो गया कवि प्रिया। तो यहां पर मैंने आपको सूत्र बताकर ये तो हो गया रचनाओं का क्रम। अब बताया था कि ये 1591 से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, तो 1591 फिर 1601 में दो रचनाएं थी, 1601 फिर हो गया 1607 में भी दो रचनाएं थी, 1607। उसके बाद में था 1610 और उसके बाद में था 1612, इस प्रकार था। तो क्रम से देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी 7 डेट है। तो ये क्रम से था इस प्रकार। तो हमारा रसिक प्रिया का 1591 में हो जाएगा। तो हमारा इसमें केशव की जो रसिक प्रिया उसका रचना काल क्या, 1591 ईस्वी। यानी सीधे जो कितनी रचना उसको याद रखेंगे हम, भूल जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसका सूत्र बना दिया। अगर आपने वो अच्छे से देखा है वो क्लास तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, रीति काव्य की भूमिका के लेखक है। रीति काव्य की भूमिका के लेखक है। ए डॉक्टर नागेंद्र, ब डॉक्टर रामविलास शर्मा, स विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, द हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रीति काव्य की भूमिका के जो लेखक है वो है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र, ए वाला ऑप्शन इसका राइट है। 21 नंबर देखिए, ठेल सो बनाए आय मिलत सभा के बीच लोगन कवित किनो खेल करी जानी है। रचना के रचनाकार है। तो मैंने आपको बताया था कि ठेल सो एक सभा थी, उस सभा के अंदर क्या थे, लोग बैठे हुए थे। भाई राजा होता ना, उस राजा ने एक सभा बनाई।
राजा ने एक सभा बनाई और उस सभा में लोग बैठे हुए थे और कवि क्या है, रचना सुना रहे थे। तो जैसे ही रचना सुनाई तो राजा को गुस्सा आ गया, राजा को गुस्सा आ गया और बोले कि ठेल सो बनाया मेले थे सभा के बीच, यानी ऐसे ही आप कविता बना के रख देते हो, लोगों ने कविता यानी आपने कविता को एक खेल समझ रखा है। इस प्रकार गुस्सा आ गया। तो किसको गुस्सा है, राजा को। और राजा को क्या बोलते हैं, ठाकुर बोलते हैं, ठाकुर बोलते। तो ये जो किसकी रचना है, ये ठाकुर की है। तो ए वाला ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। इसके आगे है ऑप्शन तो, पर हमारा काम यही हो गया। इसका ऑप्शन क्या है, ए वाले में ठाकुर है और इस रचना के जो रचनाकार है वो ठाकुर ही है। आगे देखिए, आगे हमारी ब से द बोदा भिखारी आलम, इनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमारा आंसर उधर ही निकल गया। आगे देखिए, निम्न कवियों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ए में है केशवदास, बिहारी, गणानंद, भिखारीदास। ब में केशवदास, बिहारी, भिखारीदास, गणानंद। स में गणानंद, बिहारी, केशवदास, भिखारीदास। द में बिहारी, गणानंद, केशवदास, भिखारीदास। कहने का मतलब ये जो चार कवि दे रखे, इन चार कवियों को हमारे को क्रम से व्यवस्थित करना है। पहले कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा। तो देखिए, मैंने आपको एक सूत्र बताया था, केशव, चिंता, वीरमती, भूषण दे, आलम घन और भीखपद। इस प्रकार का एक सूत्र बताया था इनके क्रम का। केशव, चिंता, वीरमती, भूषण दे, आलमगन, भीखपद। इस प्रकार का एक सूत्र बताया। अब देखिए, इसको हम सेट करते हैं। केशव, पहले केशव आएगा। तो यहां पर देखो केशव किसमें, दो में केशव है। तो हमारा ए और ब, यानी अब देखो स वाला और द वाला ऑप्शन है वो हमारे यानी बाहर हो गया। अब दो ऑप्शन में हम ए और ब में कंफ्यूजन है। तो ए में भी केशव है और ब में भी केशव है। अब आगे बढ़ते हैं। केशव, चिंता, चिंतामणि, चिंतामणि इसमें नाम आया नहीं, छोड़ो। वीरे, वीरे का मतलब होता है बिहारी। तो बिहारी देखिए, बिहारी इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहां पर भी काम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। वीरमती, मतीराम इसमें नहीं आया है। भूषण, भूषण भी देव नहीं आया है। आलम, आलम नहीं आया है। घन, घन का मतलब घनानंद, तो घनानंद आया। अब देखिए, घनानंद इसमें है और इसमें भिखारीदास आया है। तो भिखारीदास तो घनानंद के बाद में है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, पहले घन आया तो घनानंद होगा और उसके बाद में भीख यानी भिखारीदास, तो भिखारीदास। और पद से पद्माकर। तो हमारा काम ए वाले ऑप्शन से सटीक बैठ रहा है। ए ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। केशव, चिंता, वीरमती, भूषण दे, आलमगन, भीख पद। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए वाला। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और जो सारी क्लास है उसके अंदर मैंने जितने जो कवि है, जिसकी जितनी ट्रिक बन सकती है उसको मैंने अच्छे से समझाया, अच्छे से पढ़ाया है। आप अगर क्लासें लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यानी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आपका एकदम अच्छा हो जाएगा। जिस दिन आप एग्जाम देने के लिए जाओगे और इस प्रकार पढ़ के जाओगे तो आपको खुद को ऐसा गर्व महसूस होगा कि वास्तव में हमने पढ़ाई की है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।